गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है समाकल यानी कि इंटीग्रल्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.11। लेकिन जो 7.11 है उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करेंगे हम निश्चित समाकल के गुणधर्मों से, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स से। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पहले प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना होगा कि आपके पास कौन कौन सी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास कुल यहाँ पे 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने उनको याद करना है या सीखना है। ठीक है, तो चलिए पहली प्रॉपर्टी जैसे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर प्यारे बच्चों दिखाई दे रही है, जिसको मैंने लिखा है P0 जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, या P0 भी उसे बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन a to b f of x dx। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा इस फॉर्म में आता है तो अगर कहने का मतलब ये है कि अगर x की जगह में आपने दूसरा फंक्शन यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे t पुट कर रखा है तो तब भी उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि इंटीग्रेशन a to b लोअर लिमिट इज़ a एंड अपर लिमिट इज़ b f of x dx इक्वल टू आप लिख सकते हो उसे इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a एंड अपर लिमिट b f of t dt, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a to b f u du, या कुछ भी रख सकते हैं। u की जगह में m रख लीजिए आप, इंटीग्रेशन a to b f of m dm। ठीक है, ये कुछ भी जैसे मैंने कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास ये है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हुई होगी। वैसे जैसे जैसे क्वेश्चन हम करेंगे इस आधार पे, इसके बेस पे, तो ऐसे आपको और क्लियर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 जिसको मैंने लिखा है P1 से। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अगर इंटीग्रेशन a to b f of x dx है, ठीक है, और आप इसमें ये चाहते हैं कि जो इसके लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट बन जाए और अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाए, तो सिर्फ आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, माइनस साइन लगा देना है। यानी कि अगर आपकी लिमिट्स जो है इंटरचेंज हो जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आपको ये दिख रहा है माइनस साइन मैंने यहाँ पे लगा रखा है, तो माइनस इंटीग्रेशन अपर लिमिट जो है वो लोअर लिमिट बन जाएगी, b to a हो जाएगी, और बाकी फंक्शन वैसे रहेगा f of x dx। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे, यानी कि जो उसका गुण है निश्चित समाकल का वो है P2, मैं उसको लिखूंगा जो थर्ड वाला है, इंटीग्रेशन का साइन a to b f of x dx। अगर आप इसको दो पार्ट में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a to c, यहाँ पे क्या है अभी बताऊंगा c क्या है, इंटीग्रेशन a to c f of x dx प्लस इंटीग्रेशन c to b f of x dx। यहाँ पे जो यहाँ पे c इन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखा है प्यारे बच्चों, वो जो है एक वैल्यू होगी किसके बीच, a और b के बीच। ये याद रखेगा, a और b के बीच ही उसको आना पड़ेगा, तभी वो लागू यहाँ पे हो सकती है। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन को, अगर आपको ऐसे दो पार्ट में कभी ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का आप यहाँ पर आसानी से आप यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 जिसे मैंने P3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। P3 यह है यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन का साइन a to b f of x dx इक्वल टू a to b f लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड किया, माइनस फंक्शन को घटा दिया, यानी कि जो आपका फलन है वहाँ पे x उसको क्या कर दिया, माइनस करना है। तो यहाँ पे देखा आपने इंटीग्रेशन a to b f a to a प्लस b, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर, दोनों लिमिट को जोड़ा, ऐड किया और माइनस x कर लिया और dx। तो ऐसी आपकी ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताया। अब बढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की ओर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज होती है यहाँ पे। ठीक है, जिसका नाम दे रखा मैंने P4। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखना अभी जब मैं एक्सरसाइज करूँगा तो P4 पे मैक्सिमम क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, तो अपने इस पे ज़्यादा फोकस करना है इस वाली प्रॉपर्टी पे। ये आपके पास इंटीग्रेशन 0 to a, यानी यहाँ पे लोअर लिमिट 0 हो गई प्यारे बच्चों। अभी तक आपने जितनी प्रॉपर्टी ऊपर की 4 प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें लोअर लिमिट a थी, अपर लिमिट b थी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो गई, 0 to a f of x, बाकी तो ऐसी है। इसको लिख सकता हूँ मैं इंटीग्रेशन 0 to a, ठीक है, एफ ए माइनस एक्स। बात एक ही है, देखा जाए तो ये और ये वाली प्रॉपर्टी एक ही है। यहाँ पे भी क्या किया उन्होंने, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड किया होगा, तो a प्लस 0, देखो यहाँ पे a प्लस 0 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स ही तो होगा, इसलिए क्या कर रखा है a माइनस एक्स dx। यानी कि ये दोनों लगभग लगभग एक ही है, लेकिन इसमें
लोअर लिमिट क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है बी थी, यहाँ पे क्या है लोअर लिमिट 0 है, यहाँ पे ए है। तो करना वैसे है जैसे इन्होंने कर रखा है ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी था तो ए प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ पे भी ए प्लस 0 माइनस एक्स क्या होगा, इसलिए ए माइनस एक्स ही आना था उसने। भाई दोनों लिमिट को जोड़ो और माइनस एक्स कर दो तो ए माइनस एक्स ही आपके पास आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट है अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास P5 इंटीग्रेशन 0 to 2a, क्या है 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे जो अपर लिमिट है वो 2a के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको लिखना है, आप इस जो भी अपर लिमिट है उसको आधा करना चाहते हो, यानी 2a का आधा कितना होगा a, तो आपको प्यारे बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो उसे 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस, यानी कि अपर लिमिट में से x को घटा देना है और dx। समझ में बात आई? अगर यहाँ पे अपर लिमिट डबल है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इसका आधा में लिखूँ तो 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a अगेन एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं आप इसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर जिसका नाम है P6, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों, याद तो सभी रखने हैं लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि P4 एंड P6 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने अभी तक आपको बताई। ठीक है, यहाँ पे क्या आपके पास इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, अगर आपको आंसर आपका स्टेप से आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये आंसर कब आएगा आपको चेक करना पड़ेगा कि 0 to 2a, 0 लोअर लिमिट है, 2a अपर लिमिट है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं 0 to a, यानी कि जितना यहाँ पे अपर लिमिट थी उसका आधा। ठीक है, यहाँ पे जितनी लिमिट है अपर लिमिट उसका आधा लिखना चाहते हो तो 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेकिन इसको लिखने के लिए एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी बहुत ज़रूरी है कि यदि f2a यानी कि जो फंक्शन आपके पास उसको आप साइड में लिखोगे कॉपी में, और f2a माइनस यानी जो अपर लिमिट है इस क्वेश्चन की 2a में से x को घटाओगे, अगर 2a में से x को घटाने पे आपको पॉजिटिव फंक्शन मिलता है यानी कि f ऑफ x ही आपके पास आ जाता है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला कि f ऑफ x में अगर आप क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस एक्स रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाना चाहिए एफ एक्स ही आ जाना चाहिए, तो तब आप ऐसे लिखने के अधिकारी हो। और अगर आपके पास 0 आता है, ठीक है, इसका वैल्यू 0 भी हो सकती है, यदि एफ 2a माइनस एक्स, आपने सेम प्रोसेस करना है इस क्वेश्चन में, क्या करना है 2a माइनस एक्स करना है और वो आपको दे दे यही एफ एक्स आएगा, लेकिन वो किस फॉर्म में आएगा नेगेटिव, यानी दिख रहा होगा आपको माइनस लगा रखा मैंने माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बताऊंगा, वहाँ पे रिमाइंड जरूर कराऊंगा प्यारे बच्चों कि मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है, और कैसे कैसे हम इसको करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की और, प्रॉपर्टी P7। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन जो हम लगाएंगे तो उस पर आप ये वाली प्रॉपर्टी भी देखेंगे कि बहुत बार यूज हो रही है, ये भी मैं इसको भी इम्पोर्टेंट लिखना चाहूँगा। यहाँ पे क्या है आपके पास लोअर लिमिट नेगेटिव आ गई तो माइनस a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है आपका 0 to a एफ ऑफ एक्स, लेकिन ये कब होता है कि अगर आप इसमें डायरेक्ट, वहाँ पे मैंने क्या किया था पिछले वाली प्रॉपर्टी में कि ये वाला जो अपर लिमिट थी उसमें से x को घटाया था, अगर वो पॉजिटिव फंक्शन देता है यानी धनात्मक फंक्शन आपको फलन मिलता है तो आप लिखते हैं ये, और ऋणात्मक फंक्शन मिलता है तो तब लिखते थे 0। यहाँ पे आपने डायरेक्ट x की जगह में लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ नहीं पुट करना, आपने सीधा x की जगह में क्या रख देना है, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस एक्स रखना है। अगर माइनस एक्स से आपको माइनस एक्स रखने पे भी आपको पॉजिटिव यानी कि धनात्मक फलन मिलता है, यानी कि ये वाला फंक्शन सेम टू सेम मिल जाता है वापस, तो उसका आंसर ये आएगा 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और अगर आपको मतलब x को ऋण रखने पर यानी f माइनस एक्स जैसे मैंने रखा है यहाँ पे, और आपको नेगेटिव फंक्शन यानी कि ऋणात्मक फलन आपको मिलता है, यानी कि जो भी फलन आएगा एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है, या जो यहाँ पे रहेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज साइन एक्स है, तो अगर यहाँ पे आपने साइन एक्स और एक्स की जगह में माइनस एक्स रखा और वो आपको दे दे माइनस साइन एक्स दे दे, ठीक है, यानी कि साइन एक्स तो देगा लेकिन नेगेटिव साइन एक्स देगा, तो इसका मतलब उसका आंसर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 0। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपने कुल 8 प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन किया, ठीक है, जिनका इस्तेमाल हम प्रश्नावली 7.11 में करने वाले हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन में बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो बढ़ते हैं 7.11 की ओर। तो यहाँ पे हमारे पास है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, आई इक्वल टू मैंने ऑलरेडी लिखा है 0 to, आपके पास इंटीग्रेशन साइन जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज 7.11 में 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप नॉर्मली जो आपने अभी तक क्वेश्चन की थी 7.10 तक, आप चाहे तो उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसमें
प्रॉपर्टीज़ का, यानी कि जो इसके गुणधर्म है निश्चित समाकल के, अगर उनको यूज़ करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों चुटकी में हो जाएगा। बहुत कम टाइम लगने वाला है यहाँ पे, आप देखिएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे रिकग्नाइज करना है, यानी कि पहचानना है कि यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने देखा कि आपके पास एक प्रॉपर्टी थी जीरो, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है आप देखिएगा, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे क्या है π/2, इसको मैं मान लेता हूँ a। तो 0 to a f(x) dx। देखो कौन सी वाली प्रॉपर्टी थी, आप 0 to a यहाँ पे देखेंगे, जो मैंने लिस्ट बना रखी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी तक a to b चल रहा था, यहाँ पे 0 to a आ गया। इसका मतलब मैंने बोला था कि जो P4 है प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये कौन सी प्रॉपर्टी है, P4। तो इसको लिख सकते हैं आप 0 to a f, क्या करोगे, a में से x को घटाओगे और dx लिख दोगे, यानी कि आपके पास ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे यूज़ करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, यानी जो क्वेश्चन ये है उसको मैंने i के बराबर लिखा, इसको यहाँ पे लिख देना लेट, यानी लेट मीन्स माना i बराबर, ठीक है। क्वेश्चन तो आपके पास ये था, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos² x था, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, i = अब प्यारे बच्चों मैं यूज़ करूँगा P4 को। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी, P4। तो P4 का यूज़ किया आपने, तो देखो i = क्या होगा, 0 to π/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह में क्या करना है, a - x, यानी कि अपर लिमिट में से x को घटाना है। तो x की जगह में करिए आप, कैसे करेंगे इसे, cos² x में से घटाना है, ठीक है, मतलब अपर लिमिट में से x को घटाना है, ठीक है, x में से नहीं घटाना, अपर लिमिट में से। जैसे यहाँ पे a - x कर रहा था, a क्या है यहाँ पे, अपर लिमिट आपको दिख रही है, तो यहाँ पे करूँगा मैं π/2 - x dx। क्लियर है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर cos भी है तो cos में से घटाना है, cos में से नहीं घटाना है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ cos² x है यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, अपर लिमिट में से x को घटाना है। तो अपर लिमिट यहाँ पे तो आएगी x की जगह में, अपर लिमिट -x, जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, a - x कर रखा है, समझ बात आई। यहाँ पे लिख देंगे। अब आप हल्का सा ध्यान दीजिएगा कि cos 90 - थीटा, आपको पता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है 10th में भी 11th में भी, कि cos 90 - थीटा क्या होता है भाई, क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है। तो आपको पता है cos 90, ये 90 तो है π/2 माइनस थीटा यानी x, तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा बोले तो x, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होने के कारण क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा dx। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे, यानी कि सम करेंगे दोनों का, ऐड माने जोड़ना, एक, चल मैं यहाँ पे प्लस लिख लेता हूँ, 2 को, एक इक्वेशन तो क्वेश्चन ही हो जाती है, जो क्वेश्चन था, ठीक है, जो पर्सन था उसको 1 मान लेते हैं, और थोड़ा यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के, प्रॉपर्टी लगा के आपको क्या मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखिए जोड़ेंगे तो i + i क्या हो जाएगा, खुद सोचो, देखो यहाँ पे भी i है, यहाँ पे भी i है, तो i + i हो जाएगा, क्या हो जाएगा, i + i लिख लिया मैंने, और 0 to π/2 और cos² x, यानी कि इसको पूरा लिखा, dx प्लस 0 to π/2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपके पास, sin² x dx, यही तो है। अब यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो इंटीग्रेशन का साइन है और उसमें क्या है, लिमिट क्या है, 0 to π/2 है, दोनों में है 0 to π/2, 0 to π/2, तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर बच जाएगा आपका cos² x प्लस sin² x। मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, क्यों, क्योंकि 0 to π/2 तो दोनों में है ना, 0 to π/2 अलग अलग लिमिट तो है नहीं, सेम है, तो मैं उसको कॉमन ले सकता हूँ, और dx भी कॉमन आ जाएगा, तो एक बार ही लिखूंगा, समझ बात आई। चाहे आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है, अलग अलग लिख लीजिए इनको। यहाँ पे देखिएगा कि 0 to π/2 cos² x प्लस sin² x, या यूँ कह लीजिए sin² x प्लस cos² x क्या होता है आपका 1, क्या होता है 1, ये आइडेंटिटी तो आपने पढ़ी है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 का मीन्स होता है कि dx ही तो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि dx × 1 क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, dx ही हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 to π/2, क्योंकि मैं यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल कर रहा हूँ, निश्चित समाकल, तो आपके पास क्या आने वाला आंसर, π/2, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका i बराबर 2i बराबर, क्योंकि 2i की चल रहा ना, i + i क्या हो रहा था यहाँ पे 2i हो जाता है, ये क्या हो जाता 2i बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, π/2 आपको दिख रहा है। तो i आपको तो निकालना क्या है, क्योंकि आपके पास आंसर किसके बराबर है, i के बराबर है, तो i बराबर क्या हो जाएगा आपका π/4। क्यों होगा π/4, क्योंकि ये 2 कहाँ चले जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा π/4। यहाँ पे साफ साफ लिख लेता हूँ मैं, π/4 योर आंसर। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, आपने देखा कि कैसे हमने यहाँ पे आइडेंटिटी का, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया P4 का,
ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।